India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चुनावी बॉन्ड जानकारी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की समय अवधि बढ़ाने वाली याचिका की रद्द। कहा 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी दे एसबीआई। मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस नेता जया ठाकुर। कहा सरकार नियुक्ति को रोके। आरोप बरनवाल फैसले के मुताबिक निर्देश देने की मांग। सीजीआई को नियुक्त पैनल में रखने की मांग। जीएन साईबाबा को बरी करने के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा हाईकोर्ट का फैसला सही। सजा को पलटने के आदेश में कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र सरकार ने दायर की थी याचिका। पश्चिम बंगाल संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा शाहजहां शेख मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका रद्द। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ज्यादा समय देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सीबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई है और पूछा है कि 26 दिन तक क्या किया। कोर्ट ने 15 फरवरी को आदेश दिए थे कि अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया और इस पर एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि चुनावी चंदे की जानकारी का डाटा जमा करने में वक्त लगेगा। एसबीआई ने गोपनीयता का भी हवाला दिया। हालांकि कोर्ट ने किसी भी तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने एसबीआई का वह आवेदन खारिज कर दिया जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के डिटेल की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एसबीआई को आदेश दिया कि 12 मार्च 2024 तक सर्वोच्च अदालत को पूरे आंकड़े उपलब्ध कराएं। चुनाव आयोग 15 मार्च तक उसे प्रकाशित करे। हम अभी एसबीआई पर अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाएंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश देते हुए कहा कि एसबीआई ने कहा कि कैश कराने वाले की जानकारी भी अलग से रखी है। बैंक ने कहा कि दोनों को मिलाना कठिन काम है। 22,000 से अधिक चुनावी बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए। 2 सेट्स में आंकड़े होने के चलते कुल आंकड़ा 44,000 से अधिक है। ऐसे में उसके मिलान में समय लगेगा। हम एसबीआई का आवेदन खारिज कर रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान एसबीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट से वक्त देने की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि कहां दिक्कत आ रही है। आपके पास तो सीलबंद लिफाफा है, उसे खोलो और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराओ। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा हमने अतिरिक्त समय की मांग की है। आदेश के मुताबिक हमने चुनावी बॉन्ड देना बंद कर दिया है। आंकड़े देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा।
इसके अतिरिक्त फिलहाल एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार करते हुए अदालत ने चेतावनी दी कि अगर बैंक नवीनतम निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो वो जानबूझकर अवज्ञा के लिए बैंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम संविधान पीठ द्वारा चुनावी चंदा स्कीम को असंवैधानिक घोषित करने के 1 महीने से भी कम समय बाद आया है। पीठ ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी चंदे का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। एसबीआई ने 4 मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ज्यादा समय देने की मांग की। विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत देने का अनुरोध किया। इस पर बेंच ने एसबीआई की खिंचाई की और कहा, पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, जब आप इस तरह मोहलत की मांग के साथ आते हैं तो ये एक गंभीर मामला है। हमारा फैसला बिल्कुल स्पष्ट था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जैन साईं बाबा को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को फिलहाल सुनने से इनकार कर दिया जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसमें जैन साईं बाबा और अन्य को माओवादी संबंध मामले में बरी कर दिया गया था। पीठ ने अपील को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की मौखिक अपील को भी खारिज कर दिया और कहा कि सही समय पर सुनवाई होगी। पीठ ने एसवी राजू ने कहा कि सजा को पलटने के आदेश में कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर ये दूसरा तरीका होता तो हम इस पर विचार करते। इस रिपोर्ट पर जीएन साईं बाबा को बरी करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। साईं बाबा जेल से बाहर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के साईं बाबा को बरी करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में हाई कोर्ट का बरी करने का फैसला उचित कारणों वाला, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील मंजूर की लेकिन जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि 2 बार बरी किए जाने के मामले की सुनवाई में जल्दबाजी नहीं दिखाई जा सकती। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि ये बरी करने का आदेश कितने साल जेल में रहने के बाद मशक्कत से आया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टता से कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय बहुत अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है। खंडपीठ ने बताया कि जीएन साईं बाबा और अन्य को हाईकोर्ट की 2 अलग अलग पीठों ने 2 बार बरी कर दिया था। जस्टिस गवई ने कहा कि 2 अलग अलग पीठों द्वारा बरी करने के 2 आदेश हैं। प्रथम दृष्टता हम पाते हैं कि निर्णय बहुत तर्क संगत है। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि ये बड़ी सफलता से बरी किया गया मामला है। उस व्यक्ति ने जेल में कितने साल बिताए हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि कानून ये है कि निर्दोष होने का अनुमान है। एक बार जब बरी करने का आदेश आ जाता है तो ये अनुमान मजबूत हो जाता है। जब मामला उठाया गया तो एएसजी ने ये कहते हुए एक और तारीख का अनुरोध किया कि कुछ अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता है। खंडपीठ ने कहा कि वह अपील करने की इजाजत दे सकती है। हालांकि एएसजी ने शीर्घ तारीख का अनुरोध किया लेकिन खंडपीठ ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि बरी करने के फैसले को पलटने की कोई जल्दी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार जीएन साईं बाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बरी करने का आदेश मंगलवार सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पारित किया है। कथित माओवादी लिंक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और 5 अन्य आरोपियों को बरी करने के कुछ घंटों बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जिसने 2017 में साईं बाबा और अन्य को दोषी ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने याचिका दाखिल की है। सर्वोच्च अदालत से गुजारिश की है कि वे धारा 7 और 8 के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोके। याचिका मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने दायर की है। याचिका
में अरूप बरनवाल फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। बता दें कि इस मामले से जुड़े एक अन्य मामले की याचिकाएं पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वे याचिकाएं सीजीआई को चुनाव आयुक्तों की चयन पैनल से हटाने के खिलाफ लगाई गई थी। हाल ही में निर्वाचन आयोग में इकलौते निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद अब सरकार निर्वाचन आयोग में खाली हुए आयुक्तों के पद 15 मार्च तक भरने के कवायद में तेजी से जुटी हुई है। अब तक एक निर्वाचन आयुक्त की बहाली में जुटी सरकार को आनन फानन में 2 निर्वाचन आयुक्तों की बहाली की कसरत करनी पड़ रही है और सरकार ने उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 6-7 अफसरों का पैनल सबसे पहले यहां पर तैयार किया है। प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से मनोनीत एक मंत्री की चयन समिति संभवतः मंगलवार तक इस बाबत बैठक करेगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव की घोषणा से पहले हो जाए। सरकार के पास इस बुलेट रफ्तार के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति इसी बुलेट रफ्तार से किए जाने पर तंज कसा था। कोर्ट ने तब कहा था कि ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा था कि सरकार बिजली को तेज से कम कराने में लगी हुई है और काम करने में लगी हुई है। इतनी तेजी से आखिर काम में सरकार बिजली को तेजी से काम करने में लगी हुई है और ऐसे में एक दिन में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन इस बार अर्जेंसी कुछ अलग है और जायज भी है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा है कि शाहजहां शेख मामले में जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के जांच सीबीआई को देने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणियों को हटाने का आदेश देने से के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले पर सुनवाई के दौरान ही राज्य सरकार को ऊपर आरोप लगाया है कि जांच में देरी की जा रही है, जबकि हमने शिकायत दर्ज होने से पहले दिन से ही जांच कर रहे थे। और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि मीडिया प्रेशर में हाईकोर्ट ने फैसला लिया है और तथ्यों की जांच नहीं की। आरोपी 29 फरवरी को गिरफ्तार हुआ, तब से जांच में तेजी आई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 7 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वहीं ईडी और सीबीआई की तरफ से एएसजी एसबी राजू ने कहा है कि वो घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था जिसमें मंत्री भी आरोपी है। जब जांच करने ईडी की टीम गई तो उस पर हमला किया गया जिसमें ईडी के अधिकारी भी घायल हो गए हैं। एएसजी राजू ने कहा है कि शाहजहां शेख के खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी के दौरान अधिकारियों पर हमला हुआ था। देशद्रोह मामले में शर्जील इमाम की वैधानिक जमानत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में शर्जील इमाम की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया। बता दें आपको कि हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में जवाब देने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई अप्रैल में तय कर दी है और दरअसल शर्जील इमाम की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट पहले ही नामंजूर कर चुका है। इसके खिलाफ इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उसके ऊपर दर्ज किए गए मामलों में अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जिसमें वह आधी सजा काट लेने के कारण वह वैधानिक जमानत का हकदार है। निचली अदालत ने फरवरी में उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी का हिरासत में रहना जरूरी है। विघटनकारी गतिविधियों को देखते हुए उसे राहत नहीं दी जा सकती। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के जामिया इलाके और एएमयू में इमाम के द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इमाम ने अपनी अर्जी में अधिकतम 7 साल की सजा से आधी सजा काट लेने के कारण वैधानिक जमानत मांगी थी। 17 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी का हिरासत में रहना जरूरी है। इमाम पर शुरू में ही 2020 में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा राजद्रोह के अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। बाद में उनके मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा 13 भी लागू की गई थी। इमाम 28 जनवरी 2020 से हिरासत में है और उसका तर्क है कि उसने
यूएपीए की धारा 13 के तहत निर्धारित अधिकतम 7 साल की सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। उसी पीठ ने पहले इमाम के अधिकार की पुष्टि की थी कि अगर उनकी प्रारंभिक अपील में उल्लिखित आधारों या किसी अतिरिक्त आधार के आधार पर ही ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार कर दिया जाता है तो वह नई अपील दायर कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले इमाम के इस दावे का विरोध किया था कि उसने यूएपीए की धारा 13 के तहत निर्धारित अधिकतम 7 साल की सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। वे कहते हुए सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि कई अपराध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी को दी गई 3 साल की सजा निलंबित कर दी है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को विशेष अदालत द्वारा उचित नियमों और शर्तों पर जमानत दी जाएगी। बेंच ने निर्देश दिया है कि पोनमुडी विशेष अदालत के सामने पेश होंगे और 1 महीने की अवधि के भीतर ही जमानत की औपचारिकताएं पूरी करेंगे। इसमें कहा गया कि जब तक ये औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती आत्मसमर्पण से छूट देने वाला आदेश लागू रहेगा। पोनमुडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में खुद को बरी करने का जो फैसला है उसे खारिज करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उनकी पत्नी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या डीवीएसी द्वारा इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया गया कि उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र में खान और खनिज मंत्री के रूप में डीएमके सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान आय से अधिक स्रोत से संपत्ति अर्जित की थी। पोनमुडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में खुद को बरी करने का फैसला खारिज करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनकी पत्नी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया गया कि उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र में खान और खनिज मंत्री के रूप में कसगम डीएमके सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान आय से अधिक स्रोतों को अधिक संपत्ति अर्जित की थी और साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट ने इस जोड़ी को ये कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा है कि उन्होंने आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक 1.36 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। हालांकि दिसंबर 2023 में मद्रास हाईकोर्ट की एक पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में त्रुटि पाई और बरी करने का फैसला रद्द कर दिया। बरी किए जाने का फैसला पलटने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पोनमुडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां आदेश के खिलाफ अपील का निपटारा होने तक उनकी सजा निलंबित कर दी गई। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पति जिसने अपनी गर्भवती पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी थी उसकी सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत हत्या के अपराध में गैर इरादतन हत्या के अपराध में बदल दिया जो दंडनीय हत्या की श्रेणी में नहीं आता। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि हत्या और गैर इरादतन हत्या में क्या फर्क होता है। मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के बीच का अक्सर लोगों को फर्क करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। हालांकि ये दोनों अलग ऑफेंसेस हैं जिनके अलग एलिमेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इन दोनों ऑफेंसेस के बीच का फर्क समझाया गया है। इस केस में एक आदमी ने अपनी ही गर्भवती बीवी पे केरोसिन छिड़क कर उसमें आग लगा दी। इस केस में कोर्ट का मानना था कि हस्बैंड का वाइफ पे केरोसिन डालना प्लान नहीं था, ये एक सडन अटैक था जो हीट ऑफ द मूवमेंट में हुआ। कोर्ट के मुताबिक ये इंसिडेंट मर्डर नहीं है बल्कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है बिकॉज एज मेंशन्ड इन सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी मर्डर रिक्वायर्स इंटेंशन एंड अनलॉफुल किलिंग एंड द नॉलेज दैट द पर्सन इज टू बी किल्ड। On the other hand, culpable homicide not amounting to murder under section 304 part 2 involves causing death without a direct intention to kill the person but with the knowledge that the act may lead to death. और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.